ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने बेसिक, सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने बेसिक ज्योमेट्री शुरू की थी और बेसिक ज्योमेट्री का थोड़ा पार्ट देखा था, ट्रायंगल्स वाला और सर्कल्स वाला। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे, कुछ बच्चों ने वो क्वेश्चंस किए भी हैं, मुझे आंसर भी भेजे हैं, बहुत अच्छी बात है जिनके आंसर सही आए हैं। वो क्वेश्चंस मैं आज क्लास के एंड में लूंगा, और क्वेश्चंस के साथ और भी क्वेश्चंस दूंगा मैं, तो या तो मैं आज की क्लास के एंड में ले लूंगा वो क्वेश्चंस अगर टाइम परमिट करेगा, नहीं तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन पिछले वाले और जो मैं आज दूंगा वो चारों मिला के मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, वो डिसाइड कर लेंगे क्लास के एंड में। तो आई एम प्रोसीडिंग विद थ्योरी। लास्ट क्लास में वी सॉ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, देन वी आल्सो सॉ कांसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के फंडे जो होते हैं, देन वी ट्राइंगल्स में वी सॉ इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, दोस काइंड ऑफ कांसेप्ट्स। एंड देन वी मूव टू द बेसिक फोर जो 4 वाली फिगर्स होती हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, उनकी प्रॉपर्टी देखी थी हमने। एंड देन वी आल्सो लुक्ड एट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स, कि भाई सर्कल में जो सेक्टर होता है उसका एरिया कितना होगा, उसकी आर्क कितनी होगी, उसका भी क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैंने तुम्हें आईटी से रिलेटेड दिए भी थे। उससे आगे आज हम बढ़ते हैं। तो एक बार थोड़ा सा आई एम जस्ट रिकैपिंग व्हाटएवर दिस देयर इन 9th एंड 10th क्लास ज्योमेट्री एंड देन वी प्रोसीड। तो सर्कल का देख लेते हैं एक बार कुछ प्रॉपर्टीज। पिछली क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था, फिर मैंने पूरी डिस्कस नहीं की थी। तो सबसे पहला फंडा ये होता है कि अगर कोई भी कॉर्ड है आपकी ए बी, तो ये कॉर्ड सर्कल के सेंटर में जो भी एंगल बनाएगी वो एंगल डबल होगा उस एंगल का जो मेजर आर्क में बनेगी। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी की दूसरी एक चीज आती है कि एक आर्क जो होती है या एक कॉर्ड जो होती है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जितने भी एंगल बनाती है वो सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली, तो वी माइट मेक यूज ऑफ देम समवेयर इन द क्वेश्चंस। तो ये हो गया सेकंड चीज। देन अगली चीज आती है पावर ऑफ अ पॉइंट बोलते हैं, इफ देयर इज अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट हो तो उससे हम लोग 2 टेंजेंट बना सकते हैं सर्कल के ऊपर, और सर्कल के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होता है तो उससे हम 3 टेंजेंट बना सकते हैं सर्कल के ऊपर। लेट्स से दिस इज अ पीटी, अ टेंजेंट, लेट्स से दिस इज वन सीकेंट AB and let's say there is another secant PCD। तो इसमें प्रॉपर्टी होती है PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। ये बेसिक प्रॉपर्टीज याद रखना बेटर रहता है, कहीं पे भी यूज भी हो सकती हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चंस में। विल बी इक्वल टू PC इंटू PD, एक ये कंसेप्ट होता है। तो आई एम एज्यूमिंग कि ये जो भी कंसेप्ट है ये सबको क्लियर होंगे, तो वी आर जस्ट हैविंग अ लुक एट देम। देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज विद रिस्पेक्ट टू कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। अगर एक सर्कल के अंदर आपके लेट्स से A, B, C और D 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट अगर हम मान लें, तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, अगर ये AD और CB किसी पॉइंट पे मिलते हैं लेट्स से P, तो PA दैट इज दिस इनटू PD विल बी इक्वल टू PB इनटू PC। ये एक प्रॉपर्टी होती है, PA इनटू PD इज इक्वल टू PB इनटू PC। ये कैसे आती है? सिमिलर ट्रायंगल से आ जाएगी। अगर आप ये ट्रायंगल बनाएंगे APB और BCPD, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, और साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी तो ये वाली रिजल्ट निकल जाएगा वहां से। दिस इज फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई भी कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, कोई भी अगर 4 पॉइंट आपके कॉन्साइक्लिक हैं सर्कल के ऊपर है तो ये प्रॉपर्टी वहां पे सेटिस्फाई होगी। अगली जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज अगेन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर 4 पॉइंट हैं एक सर्कल के ऊपर, लेट्स से इस टाइप से फिगर है, तो अगर ये 4 पॉइंट हैं आपके, जो कि ये कॉन्साइक्लिक फिगर हो गई आपकी ABCD, तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, लेट्स से दिस इज अल्फा एंड लेट्स से दिस इज बीटा, तो द सम ऑफ अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू पाई। ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि जो अपोजिट एंगल होंगे उनका सम पाई होगा। ठीक है, आई एम प्रेटी श्योर कि ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं ये हम सबको ऑलरेडी क्लियर हैं। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लो। सबको क्लियर है ये चीजें? यस सर। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। अब जो अगला कंसेप्ट आ रहा है बच्चों वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आगे भी लूंगा, सर्कल्स में भी लूंगा, और 1-2 क्वेश्चन उसके IIT में एलिस पे भी आए हैं तो मैं उसको भी एलिस पे भी लूंगा। बट अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट, आई एम इंट्रोड्यूसिंग दैट कंसेप्ट राइट नाउ, एंड प्लीज रिमेंबर दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट पे 2-3 क्वेश्चंस पास में आए हुए हैं। कंसेप्ट ये है कि अगर एक सर्कल है लेट्स से हमारे पास, ध्यान से समझना इसको, ये इंपॉर्टेंट है।
इसको मैं बाद में इसके ऊपर हम लोग डील करेंगे, मतलब वी विल टेक दिस कंसेप्ट टू नेक्स्ट लेवल व्हेन वी एंटर इनटू कोनिक सेक्शंस. लेट्स से देयर इज अ सर्कल एंड देयर इज अ पॉइंट P. Then as we know, we can draw two tangents from point P to the circle. Let's say circle is S, PA, and let's say there is another tangent PB. तो ये जो लाइन होती है AB, this is known as chord of contact of point P with respect to circle S. AB is chord of contact. इसको हम यूज भी करेंगे, इसके फॉर्मूले भी होते हैं लिखने के. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सर्कल S. ये हो गया आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB. अब सपोज करो सर्कल का सेंटर है आपका C. ठीक है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. तो अगर मैं C से A और B को ज्वाइन कर दूं, इसको ज्वाइन कर दूं, तो ये बनेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये लाइन टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और C सर्कल है. सिमिलरली अगर मैं यहां से ज्वाइन कर दूं तो ये भी बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल. अब PC को ज्वाइन कर देते हैं थोड़ा सा डॉटेड लाइन से. अब ध्यान से समझना जो मैं बोलने वाला हूं. जो ट्रायंगल PAB है, इस ट्रायंगल PAB का जो सर्कम सर्कल होगा, सर्कम सर्कल क्या होता है? अगर कोई ट्रायंगल है तो उसका सर्कम सर्कल वो सर्कल होता है जो तीनों वर्टिसेस से पास करता है. तो PAB ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल होगा वो P से पास करेगा, वो A से भी पास करेगा ऑब्वियसली, और वो B से ही पास करेगा. अब क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि एंगल CAP 90 डिग्री है, ये वाला एंगल CAP, और हमें ये पता है कि किसी भी सर्कल में जो डायमीटर होता है, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है, सेमी सर्कल में वो हमेशा 90 डिग्री का होता है. सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है. तो ये सर्कल जो PA और B का सर्कम सर्कल है जो PAB से पास करेगा, ये डेफिनेटली C से भी पास करेगा. इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि PC यहां से पास करना जरूरी है, यहां से पास करना जरूरी है, और यहां से पास करना जरूरी है, क्योंकि PAB का सर्कम सर्कल है. अब PAB का सर्कम सर्कल है और ये एंगल 90 दे रखा है, और 90 एंगल हमेशा होता है सेमी सर्कल में. इसका मतलब PC जो है उस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री. ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं एक सर्कल है, उस सर्कल के बाहर अगर कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट से आपने जो ट्रायंगल बनाया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ, इस ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल होगा वो हमारे ओरिजिनल सर्कल के सेंटर से पास करेगा. ये रिजल्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, बना लीजिए कॉपी में, एंड काइंडली रिमेंबर दिस. मैं लिख रहा हूं, सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAB, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, विल पास थ्रू C. C is the center of original circle. सेंटर C, जो सर्कल ऐसा है उसका ओरिजिनल उसका जो सेंटर है वो C है. इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि सपोज करो किसी ने मुझे एक सर्कल की इक्वेशन दे दी, ठीक है, कुछ भी दे दी, x² + y² + 7x, कुछ भी दे दी, और एक मेरे को पॉइंट दे दिया उसने P, लेट्स से 4,3 या कुछ भी पॉइंट दे दिया सर्कल के बाहर. अब मुझे बोलता है कि जो P से तुमने ट्रायंगल बनाओगे सर्कल के ऊपर टेंजेंट के साथ, उसका उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी इस वाले सर्कल की. तो देखो कितना सिंपल है. तुम्हें ये पॉइंट पता है P 4,3, तुम्हें ये वाला सर्कल पता है. अगर तुम्हें ये वाला सर्कल पता है तो तुम्हें इस वाले सर्कल का सेंटर पता चल चुका है. इस सर्कल का सेंटर पता है, P का पॉइंट पता है, तो ये जो नया सर्कल बनेगा इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल, इसका PC जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डायमीटर. तो तुम डायमेट्रिकल फॉर्म यूज कर सकते हो और सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, x - x1 × x - x2 + y - y1 × y - y2 = 0. ये हो जाएगा एक पॉइंट डायमीटर का एंड पॉइंट P, और ये हो जाएगा डायमीटर का दूसरा एंड पॉइंट. तो यू विल बी एबल टू गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAB वेरी वेरी इजीली. क्या ये चीज क्लियर है? यस सर. ठीक है बच्चों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, इसलिए इसको समझ के करना सारे लोग. इसको लिख लेना कॉपी में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको. वी विल मेक यूज ऑफ दिस when we go to circles and also when we go to conic sections. I will make use of this. Briefly दोबारा ये रिजल्ट छोटा सा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ब्रीफली. रिजल्ट ये कह रहा है कि कोई भी सर्कल दे रखा है और उस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट दे रखा है, तो इस पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनेंगी उन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर ज्वाइन करोगे तो ये जो ट्रायंगल आया PAB, इस PAB ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल होगा वो हमारे ओरिजिनल सर्कल के सेंटर से पास करेगा.
and this line will become the diameter of the new circle because this angle is 90 degrees, so this will become a semicircle. वैसे भी सिमेट्रिकल फिगर है तो सेमीसर्कल होना जरूरी है उस लाइन को, ठीक है. Having said that, let's move forward. अब इसमें जो अगला कंसेप्ट आता है छोटा सा, वो आता है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन आई एम नॉट डूइंग राइट नाउ, आई विल पिक इट अप व्हेन वी गो टू कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइंस. शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में हम ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं, ये मैं बाद में कवर करूंगा क्योंकि ये ऑनलाइन में थोड़ा कवर करना वैसे ही मुश्किल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये टॉपिक. तो मतलब इसमें दो हिस्से हैं, एक छोटा टॉपिक है एक बड़ा टॉपिक है. तो बड़े वाला जो टॉपिक है दैट आई विल पिक अप लेटर, जब भी हम लोग मिलेंगे तब ले लूंगा, नहीं तो अगर ज्यादा टाइम लगेगा मिलने में तो आई विल टेक अप समवेयर इन द स्ट्रेट लाइंस इटसेल्फ. नाउ आई विल मूव टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस. अब सपोज करो आपको एक ट्रायंगल पता है, ठीक है, उस ट्रायंगल के हमको वर्टिसेस पता है, लेट्स से x1 y1 x2 y2 and x3 y3. Then we all know the area of this triangle is given by area of triangle ABC is given by half determinant x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो डिटर्मिनेंट एरिया की वैल्यू आती है ये पॉजिटिव तभी आती है जब ये पॉइंट ABC जो है x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 ये सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज हो. एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, पहले A पॉइंट लो, फिर B पॉइंट लो और फिर C पॉइंट लो. अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो हर पॉइंट में तो एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा. लेकिन जैसे ये वाला केस है, ये वाला केस देखो जो मैंने बनाया है, यहाँ पे मैंने A ले लिया है, B ले लिया है और C ले लिया है, ठीक है. सॉरी, दिस इज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इज दिस वन, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. तो इसमें मैंने ABC लिया, तो ABC देखोगे तो ABC जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया इस केस में. A ये रहा, B ये रहा, C ये रहा, तो ऐसे जाएंगे ABC में, एंटी क्लॉकवाइज हो गया. तो इस केस में एरिया पॉजिटिव आएगा. लेकिन कुछ भी हो सकता है, सर्कल ऐसा भी हो सकता है आपका, क्लॉकवाइज भी जाना पड़ सकता है. तो इसलिए व्हाट वी डू इज वी ऑलवेज पुट अ मॉड आउटसाइड द एरिया. सो दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are known as, whose vertices are given as x1 y1 x2 y2 and x3 y3. तो कभी भी इस टाइप का होता है तो हमेशा मॉड लगा देना, क्योंकि सेम वर्टिसेस के साथ यू कैन ऑलवेज गेट टू ट्रायंगल्स डिपेंडिंग ऑन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन. उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री से भी आता था, तुम लोगों को याद होगा 10वीं क्लास में करते थे, s into s minus a into s minus b into s minus c. तो ये जरूरत पड़ती है अगर ट्रायंगल की साइड्स पता हो आपको abc, तो आप ये निकाल सकते हो, where s is equal to a plus b plus c by 2. तो ये हीरोन फॉर्मूला आता था ट्रिग्नोमेट्री से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वी विल बी मेकिंग यूज ऑफ दिस वन फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया. कर दूं इसको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक. 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे पिछली क्लास में, वो चारों में डिस्कस करूंगा. अभी क्लास के एंड में करूंगा या बाद में करूंगा, नेक्स्ट क्लास के शुरू में, डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम लगता है. तुम लोग उन क्वेश्चंस को ट्रैक करके रखना. एक बार रिपीट कर रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन थे. पहला क्वेश्चन ये था कि जो सेंट्रोइड है क्या वो ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, हमको चेकआउट करना था. इसका आंसर अगर किसी ने किया तो इसका आंसर है यस. जिन बच्चों ने सोल्व कर लिया है क्वेश्चन उनके लिए सही है ये चीज, मैं बता रहा हूँ आंसर, सोल्यूशन बाद में बताऊंगा. ये पहला क्वेश्चन था. दूसरा क्वेश्चन था ये वाला, सिमिलर ट्रायंगल वाला एक क्वेश्चन था. इस तरीके से उसमें सिमिलर ट्रायंगल की फिगर बन रही थी, आपको याद होगा ये क्वेश्चन. तो इस वाले क्वेश्चन में हमको एरिया निकालना था, ट्रेपेजियम का कुछ करना था, इस टाइप से क्वेश्चन था ये. तो इसका आंसर आया है किसी का सिमिलर ट्रायंगल वाले? 1:12. अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा, 1:12 बिल्कुल सही है. कुछ बच्चों ने मुझे करके भेजे थे आंसर्स, तो अपने अपने आंसर चेक कर लेना. 1:12 इसका आंसर था दूसरे क्वेश्चन का. तीसरा क्वेश्चन था एक सर्कल वाला जिसमें एक 24 सेंटीमीटर की कॉर्ड थी शायद, और एक 20 सेंटीमीटर की कॉर्ड नहीं, एक 24 सेंटीमीटर की कॉर्ड थी और एक 32 सेंटीमीटर की कॉर्ड थी, और सर्कल का रेडियस 20 सेंटीमीटर था. तो इसमें हमको बताना था कि दोनों कॉर्ड के बीच में डिस्टेंस कितना होगा. क्या आंसर है इसका? 4 या 20. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. दो नहीं बेटा, दो आंसर आएंगे, या तो 28 होगा या फिर 4 होगा. अगर दोनों की दोनों कॉर्ड एक ही साइड में होंगी तो आंसर 4 हो जाएगा, अगर दोनों कार्ड अलग अलग साइड में होंगी तो आंसर 28 हो जाएगा. तो सब लोग इसके आंसर्स लिख लें. इसके बाद जिस जिस क्वेश्चन को तुम लोग कहोगे मैं बाद में सॉल्व कर दूंगा, अभी मैं सिर्फ आंसर्स बता रहा हूँ. ये आंसर्स है इनके. यस, ये 1/12 20/4. उससे अगला जो क्वेश्चन था वो ये था कि एक सर्कल है, उसके अंदर 2 कॉर्ड हैं, 2 यूनिट उसका रेडियस था, रेडियस 2 यूनिट था, और उसमें 2 कॉर्ड थी जिनका डिस्टेंस था √3 + 1, और वो π/k और π/2k के एंगल बना रही थी, 2π/k के एंगल बना रही थी सर्कल के सेंटर पे. और हमको बताना था ग्रेटेस्ट इंटीजर k की वैल्यू कितनी आई थी. ग्रेटेस्ट इंटीजर k की वैल्यू 3. बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सही. 3 आंसर है इसका. ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों IIT के क्वेश्चन है एडवांस के. तुम लोग देख सकते हो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं एडवांस में. ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ मुश्किल ही होते हैं.
तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये 4 क्वेश्चन मैंने दिए थे, तो इन चारों क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये वाला 1/12 वाला कुछ बच्चों का फंस सकता है, ये थोड़ा सा एंगेजिंग है, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये मैं चारों क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा तुम लोगों के साथ एक बार ब्रीफली, बाद में डिस्कस कर लूंगा। अभी मैं तुमको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये भी तुम लिख लो अपनी कॉपी में, अभी नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिख लो डिटेल में, अच्छा क्वेश्चन है। इन अ ट्राइंगल एबीसी, इन अ ट्राइंगल एबीसी, ए इज अल्फा कॉमा बीटा। मैं बोलता भी जा रहा हूँ और लिखता भी जा रहा हूँ ताकि किसी को दिक्कत हो तो वो समझ ले। पॉइंट बी इज 1,2 एंड पॉइंट सी इज 2,3। ठीक है, इन अ ट्राइंगल एबीसी, ए इज गिवन एज अल्फा कॉमा बीटा, बी इज 1,2 एंड सी इज 2,3. Point A lies on the line y is equal to 2x plus 3. Point A lies on the line y is equal to 2x plus 3. जहां पे A दिया हुआ है वहां पे लिख लो अल्फा कॉमा बीटा आर इंटीजर्स। ये पॉइंट लिख लो यहाँ पे, अल्फा कॉमा बीटा आर इंटीजर्स। तो ट्राइंगल एबीसी है, A अल्फा बीटा इंटीजर्स है, B 1,2 है, C 2,3 है। A lies on the line y equal to 2x plus 3. If the area of triangle, if the area of triangle ABC, if the area of triangle ABC का greatest integer, if greatest integer of area of triangle ABC is equal to 2, इसको मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। If greatest integer area of, if the greatest integer of area of triangle ABC is 2, if the greatest integer of area of triangle ABC is 2 units, then possible coordinates of A are how much? Then possible coordinates of A are, ये आपको फाइंड करना है कि कितने कोऑर्डिनेट पॉसिबल, कितने क्या क्या पॉसिबल कोऑर्डिनेट हो सकते हैं ए के, अगर ये कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में। बाद में करना, अभी मत करना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, इसका आप आंसर निकाल के रखना। रिपीट कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल एबीसी दे रखे हैं, पॉइंट अल्फा बीटा इंटीजर है, पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन y is equal to 2x plus 3. Then if the area of triangle ABC is 2 units, then possible coordinates of A will be what? अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के करना है। क्वेश्चन है सर ये बेटा आईआईटी का तो नहीं है, लेकिन आईआईटी में इस टाइप के आए हुए हैं, ये वाला आईआईटी का नहीं है। लेकिन इसको जरा ध्यान से करना है क्योंकि इसमें ना बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट तक पहुंच जाते हैं, फिर लास्ट में जब सोल्व करने जाते हैं इनइक्वालिटी का तो गड़बड़ हो आती है, कुछ इनइक्वालिटी बनेगी इसके अंदर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो इनइक्वालिटी बन जाएगी। लिख लिया सबने? ठीक है, मैं स्क्रीन को मिटा रहा हूं नाउ। बच्चों अब मैं जो चीज करने वाला हूं उसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो तुमको बाकी कॉपी किताब वगैरह में नहीं मिलती है नॉर्मली, ये कंसेप्ट जो है। और आईआईटी में 1-2 क्वेश्चन इस कंसेप्ट के अराउंड आए हुए हैं, मतलब आईआईटी में जो क्वेश्चंस आए हैं वो इस कंसेप्ट के बिना भी हो जाते हैं, लेकिन मुश्किल पड़ जाते हैं। तो ये कंसेप्ट अगर पता हो तो काफी पावरफुल कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट है रैशनल पॉइंट का और रैशनल लाइन का। इसका क्या मतलब है एक बार देख लेते हैं। रैशनल लाइन, रैशनल पॉइंट क्या होता है? हम लोगों ने 9th क्लास में अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है। रैशनल पॉइंट होता है ऐसा पॉइंट जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे p और q इंटीजर्स होते हैं और q कभी भी 0 नहीं होता। तो जितने भी नंबर्स हम लोग स्टडी करते हैं रियल नंबर्स में, रियल नंबर में 2 तरीके के नंबर होते हैं, कुछ नंबर रैशनल होते हैं और कुछ नंबर इरेशनल होते हैं। रैशनल वो होते हैं जो p बाई क्यू में लिखे जा सकते हैं, या डेसिमल की फॉर्म में भी आती है रैशनल की डेफिनेशन, टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर रिपीटिंग होते हैं, और बाकी जो नंबर बच जाते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। अब जो हमारा प्लेन होता है ना, एक्स वाई प्लेन, रियल एक्सिस का अलजेब्रा में जो एक्स वाई प्लेन हम यूज करते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन, इसमें क्या होता है? रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल जो सारे पॉइंट हैं एक के साथ एक लगे रहते हैं ऐसे ऐसे करके, मतलब एक रैशनल पॉइंट के चारों तरफ इरेशनल पॉइंट होंगे और इरेशनल पॉइंट के चारों तरफ रैशनल पॉइंट होंगे। इस तरीके से होगा जैसा तुम्हारा केमिस्ट्री में वो नहीं होता सॉलिड स्टेट में एफसीसी बीसीसी क्यूब वगैरह, कि एक होगा एटम, उसके चारों तरफ अलग तरीके के एटम होंगे 8, फिर दूसरे एटम के चारों तरफ फिर 4 इस तरीके के एटम होंगे, इस तरीके के होते हैं। तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है रैशनल और इरेशनल में। आईआईटी में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं रैशनल और इरेशनल से रिलेटेड। बता रहा हूं, एक रैशनल पॉइंट होगा तो उस रैशनल पॉइंट के चारों तरफ सारे पॉइंट इरेशनल होंगे। ये लाल वाले पॉइंट इरेशनल बना रहा हूं मैं और काले वाले रैशनल बना रहा हूं, और हर इरेशनल पॉइंट के चारों तरफ फिर रैशनल पॉइंट होंगे। तो ये रैशनल इरेशनल रैशनल इरेशनल इस तरीके से बड़े रहते हैं कि हर रैशनल पॉइंट, ये रैशनल पॉइंट हो गया अगर, तो इसके चारों तरफ इरेशनल पॉइंट है।
ये इरेशनल पॉइंट हो गया अगर, तो इसके चारों तरफ रैशनल पॉइंट, रियल पॉइंट, रैशनल पॉइंट आ जाएंगे। ये रैशनल पॉइंट हो जाएगा तो इसके चारों तरफ फिर रैशनल पॉइंट आ जाएंगे। तो ये रैशनल इरेशनल रैशनल इरेशनल जो है पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को या पूरे के पूरे 2D प्लेन को बिल्कुल एकदम वो करके रखता है, मतलब भर के रखता है। ये रैशनल, ये इरेशनल, इरेशनल इरेशनल, ये इरेशनल, फिर ये रैशनल रैशनल रैशनल। तो रैशनल के चारों तरफ इरेशनल, इरेशनल की चारों तरफ रैशनल, रैशनल की चारों तरफ इरेशनल। इस तरीके से ये पॉइंट्स होते हैं किसी भी 2D प्लेन में। ये चीज तो सबको क्लियर होगी मेरे ख्याल से। यस सर। यस ठीक सर। है, ठीक है। अब रैशनल लाइन क्या होती है? रैशनल लाइन का कंसेप्ट आता है जो काफी हेल्पफुल कंसेप्ट है। रैशनल लाइन क्या होती है, ध्यान से समझना। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है तुम्हारे पास, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को कहते हैं दिस लाइन इज अ रैशनल लाइन if a b and c are rational। ये है रैशनल लाइन की डेफिनेशन, कि अगर कोई ऐसी लाइन जिसके जो कोफिशिएंट्स हैं a b c वो रैशनल हो तो उसको हम कहते हैं रैशनल लाइन। जैसे x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, इस टाइप की जो लाइन होती है, 2x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये सारी रैशनल लाइन है। √3x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी इरेशनल लाइन, ये हो जाएगी इरेशनल लाइन। तो ये है रैशनल लाइन जिसके कोफिशिएंट्स रैशनल हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि रैशनल लाइन, क्या रैशनल लाइन इरेशनल पॉइंट से पास कर सकती है? तुम लोगों को क्या लगता है, क्या रैशनल लाइन इरेशनल पॉइंट से पास कर सकती है? नहीं। क्यों? कर सकती है, कर सकती है। जैसे रैशनल लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये लाइन पास कर रही है √3 माइनस √3 से, इसको सेटिस्फाई कर जाएगा √3 माइनस √3। इसका मतलब है रैशनल लाइन इरेशनल पॉइंट से पास कर सकती है। अगर ऐसा है तो फिर हम रैशनल लाइन को स्टडी कर ही क्यों रहे हैं? फिर पॉइंट क्या है रैशनल लाइन को स्टडी करने का? ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बताने जा रहा हूं कि रैशनल लाइन का क्या फंडा होता है और क्यों उसकी जरूरत पड़ जाती है हमें कभी कभी क्वेश्चंस में। जो कुछ तुम्हारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसको मैं मिटा रहा हूं इस समय। अगर किसी को वो देखना है या कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज आई एम जस्ट रिमूविंग दिस। इसको ध्यान रखना, रैशनल लाइन वो होती है जिसके कोफिशिएंट्स रैशनल होते हैं, एबीसी रैशनल होने चाहिए, और रैशनल लाइन जो होती है वो इरेशनल पॉइंट से पास कर सकती है। ये हुई दो छोटी चीजें। नाउ सपोज करो देयर इज ए रैशनल लाइन, लेट्स से देयर आर टू रैशनल लाइन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and another rational line, let's say a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। क्योंकि ये दोनों रैशनल लाइंस हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि a1 a2 b1 b2 c1 and c2, all these numbers belong to rational numbers, all these are rational numbers। तो ये बन गया हमारा दो रैशनल लाइन। नाउ इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, कैसे निकलेगा? क्रैमर्स रूल लगा लेते हैं। तो वी कैन से x डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू माइनस y डिवाइडेड बाय a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो गया भाई। तो ये जो दो लाइनें हैं हमारी, इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? इन दोनों को लाइनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x will be equal to b1 c2 minus b2 c1 divided by a1 b2 minus a2 b1 and similarly y भी ऐसे आ जाएगा, y will be equal to a1 c2 minus a2 c1 divided by a1 b2 minus a2 b1। ये हो गया हमारे x और y। अब ध्यान देना, क्योंकि a1 b1 c1 a2 b2 c2 सारे रैशनल हैं, इसका मतलब हो गया डेफिनेटली x और y भी रैशनल होंगे, क्योंकि वो दो रैशनल नंबर का रेशो हैं। ये भी रैशनल होगा, ये भी रैशनल होगा, रैशनल नंबर का रेशो रैशनल होगा, सिमिलरली y भी रैशनल होगा। इसका मतलब ये हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इसलिए बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। मतलब आईआईटी में जो क्वेश्चन आया वो इस वाले कंसेप्ट से बहुत इजीली हो जाते हैं, वरना बहुत लंबे हो जाते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रैशनल लाइंस। रैशनल लाइन क्या होती है आपको पता है? रैशनल लाइन का मतलब ये नहीं है कि उस पर रैशनल पॉइंट नहीं होगा। रैशनल लाइन का सिर्फ मतलब ये है कि उसके कोएफिशिएंट्स रैशनल होंगे, और अगर ऐसा होता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रैशनल लाइंस विल
ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी को कुछ भी पूछना है इस कंसेप्ट से रिलेटेड तो कृपया करके मुझसे इस समय पूछ लीजिए। क्लियर है ये चीज सबको? Yes, sir. ठीक है, सर को अब देखो, एग्जांपल हाँ बोलो। देना प्लीज। हाँ हाँ उसी पे आ रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ। आईआईटी का क्वेश्चन दूंगा तुम्हें 5 नंबर का इस कंसेप्ट से सॉल्व करने के लिए अभी थोड़ी देर में। देखो अब इसका फायदा क्या है, एग्जाम्पल हमने किया क्यों। सपोज करो, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। सपोज करो एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास, ठीक है। ये तो हम लोगों को पता ही होगा, मतलब मैं कराऊंगा इसको स्ट्रेट लाइन में, लेकिन हम सबको ये चीज पता है कि अगर दो लाइनें हो हमारी, इसका स्लोप m1 हो और इसका स्लोप m2 हो, तो ये एंगल अगर थीटा होता है तो हमारा रिजल्ट होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये सब हम लोग करेंगे स्ट्रेट लाइंस में, ये सबको पता होगा ऑलरेडी। यस सर। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग Yes, चीज आती है। sir. इसका मतलब है ध्यान से सुनना, इसका मतलब है अगर एक ट्राइंगल है एबीसी, इस सर ट्राइंगल में मॉड्यूलस लेट से, हाँ मॉडुलस आता है, मतलब मैं जनरली आइडिया दे रहा हूँ। मॉडुलस इसलिए आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, मॉडुलस आएगा वो ठीक है। कंसेप्ट समझा रहा हूँ इसलिए मॉडुलस की जरूरत नहीं है लगाने की। अब ये समझो कि सपोज करो यहाँ पे m1 है और ये m2 है, ठीक है, और ये एंगल थीटा इस ट्राइंगल में। तो अगर tan थीटा हो गया आपका m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। नाउ सपोज करो a जो है वो x1 y1 था और b जो है वो x2 y2 है और c जो है वो x3 y3 है। तो m1 की वैल्यू कितनी होगी? m1 विल बी इक्वल टू y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2 एंड m2 विल बी y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, अगर थीटा, अगर ये एंगल थीटा, या तुम इस तरीके से समझो कि सपोज करो सारे के सारे पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर ये सारे के सारे 6 पॉइंट मैंने रैशनल ले लिए, ध्यान से सुनना, अगर मैंने रैशनल ले लिए तो जो m1 है पहले का स्लोप वो भी एक रैशनल नंबर आएगा, देख के पता चल रहा है। जो m2 है दूसरे का स्लोप वो भी एक रैशनल नंबर आएगा, देख के पता चल रहा है। अगर ऐसा है तो m1 भी रैशनल है और m2 भी रैशनल है। अगर m1 भी रैशनल है और m2 भी रैशनल है तो tan थीटा भी रैशनल हो जाएगा, क्योंकि ये रैशनल का रेशियो है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर tan थीटा रैशनल है तो थीटा कभी भी 60 डिग्री नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि tan 60 कितना होता है, √3, जो कि इरेशनल है, तो ये फंस जाएगा। इसीलिए इसी तरीके से थीटा कभी 30 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि वो 1/√3 है, फंस जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कितना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ किसी भी ट्राइंगल में अगर एक भी एंगल 60 डिग्री का है या 30 डिग्री का है तो उसके सारे के सारे कोऑर्डिनेट रैशनल नहीं हो सकते। क्या ये समझ में आया तुम्हें जो बोला मैंने? Yes, दोबारा sir. बता दो सर एक क्योंकि √3 है ना। हाँ मैं एक बार इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं ये बोल रहा हूँ सपोज करो कोई ट्राइंगल है एबीसी, उसके अंदर एक एंगल है, ये एंगल है थीटा, लेट्स से एंगल बी जो है एंगल थीटा है, ठीक है, और ए बी का स्लोप मान लो m2 और बीसी का स्लोप मान लो m1। अब हमने क्या किया, हमने सारे पॉइंट रैशनल ले लिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर ये सारे पॉइंट रैशनल हो गए तो जो पहला स्लोप है m1 जो कि इतना है y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2, यहाँ से m1 इसलिए बीसी का स्लोप, ये भी रैशनल हो जाएगा क्योंकि ये सारे पॉइंट रैशनल हैं, रैशनल नंबर्स हैं। सिमिलरली m2 भी रैशनल हो जाएगा क्योंकि y1 y2 x1 x2 सारे रैशनल हैं। तो m1 भी रैशनल हो गया, m1 भी रैशनल हो गया और m2 भी रैशनल हो गया। तो अगर m1 और m2 दोनों रैशनल हो गए तो tan थीटा भी रैशनल होना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। इसका मतलब tan थीटा एक रैशनल नंबर होगा। अगर tan थीटा रैशनल नंबर है इसका मतलब थीटा कभी भी 60 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। 30 डिग्री भी नहीं हो सकता क्योंकि tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। ये दोनों के दोनों इरेशनल है। तो इसका मतलब है किसी भी ट्राइंगल में, ध्यान से सुनना, किसी भी ट्राइंगल में अगर एक भी एंगल 30 डिग्री या 60 डिग्री है तो उस ट्राइंगल के सारे कोऑर्डिनेट्स रैशनल नहीं हो सकते। एक ना एक कोऑर्डिनेट इरेशनल होगा ही होगा। ये चीज क्लियर है, समझ में आई? यस पक्का Yes, क्लियर है ना? sir. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना इस चीज को।
ठीक है, अब देखो दूसरी कोलोरेटी आ रहा हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, मिटा दूं इसको। Yes, sir. यस सर। वीडियो देख लेना दोबारा अगर जरूरत पड़ेगी तो। कोरोलरी, दूसरी कोलोरली, पहली कोलोरली क्या हुई, किसी भी ट्राइंगल में अगर इफ लिख लो बेशक, इफ अ ट्राइंगल हैज एनी ऑफ द एंगल्स as 30 degree or 60 degree, then coordinates of all points cannot be rational, cannot be all rational। सारे के सारे कोऑर्डिनेट जो हैं उस ट्राइंगल के वर्टिसेस के सारे रैशनल नहीं हो सकते। एंड वाइस वर्सा, अगर एक ट्राइंगल आपको कोई बोलता है, सपोज करो आईआईटी में क्वेश्चन आ गया कि एक ट्राइंगल है, उसके सारे के सारे कोऑर्डिनेट रैशनल हैं, तो ट्राइंगल का एंगल क्या नहीं हो सकता, तो तुम बोलोगे 60 डिग्री नहीं हो सकता, 30 डिग्री नहीं हो सकता, और भी बहुत सारे एंगल नहीं हो सकते, लेकिन 60 और 30 की हमको पता है tan 60 tan 30 इरेशनल होता है। बल्कि पॉइंट ये है कि जहां पे भी tan थीटा इरेशनल आ रहा है वो नहीं हो सकता, सिंपल है। जैसे tan 45 हो सकता है क्योंकि 45 की वैल्यू 1 है tan 45 की। ये पहला कंसेप्ट है बच्चों। दूसरा कंसेप्ट कोरोलरी, दूसरी कोरोलरी, सपोज करो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के मान लो कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 and x3 y3, let's say these are the coordinates of equilateral triangle। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब अगर सारे कोऑर्डिनेट रैशनल हैं, इफ ऑल xi's and all yi's belong to rational, then area is also going to be rational, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम रैशनल बना, हाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसके सारे के सारे कोऑर्डिनेट अगर रैशनल होंगे तो इसका एरिया भी रैशनल आएगा ट्राइंगल का। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो √3/4 साइड स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। देखो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा रैशनल होगा, साइड का तुमने स्क्वायर कर दिया अंडर रूट लेने के बाद, तो ये भी रैशनल होगा, यहाँ पे आ गया √3, हो गई प्रॉब्लम, क्योंकि √3 जो है वो इरेशनल है। तो कभी भी कोई इरेशनल नंबर जो है ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, दिस इज इरेशनल। तो कभी भी एक इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे कोऑर्डिनेट रैशनल नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। all coordinates of an equilateral triangle cannot be all rational। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यूज करूंगा आगे भी, कंसेप्ट समझ के करना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नॉर्मल किताबों में मिलता नहीं है ये कंसेप्ट, लेकिन इससे आईआईटी के काफी सारे क्वेश्चन पास्ट में देखा गया है कि रिलेटिवली सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए वी शुड बी अवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ कंसेप्ट्स which can actually help us solve the problems in a faster manner, quicker manner। क्लियर है ये कंसेप्ट? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है बच्चों। अब जो अगली चीज है, अरे यार मैंने मिटा दिया, सॉरी बेटा, तुम एक बार वीडियो देख लेना बेटा, ठीक है, ठीक है। ये ध्यान रखना इक्विलेटरल ट्राइंगल में, क्योंकि एक तरीके से करोगे तो √3/4 a स्क्वायर आएगा, और दूसरे तरीके से करोगे तो इस तरीके से मॉडुलस बनेगा x1 y1, क्योंकि ये इरेशनल है और ये रैशनल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे के सारे कोऑर्डिनेट रैशनल नहीं हो सकते, ये कंसेप्ट है। अच्छा, आज की क्लास के बाद ना मेरे ये जो बेसिक ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी, तो मैं बेसिक ज्योमेट्री के जो मेरे नोट्स हैं, डिटेल्ड नोट्स हैं, मतलब जैसे मैं तुम्हें क्लास में करा रहा हूँ वैसे ही नोट्स हैं कॉपी में, तो मैं इनकी फोटो खींच के ग्रुप में भेज दूंगा अभी, तो तुम लोग जिसको भी देखने होंगे वो देख लेना। सर आपने ग्राफ के नोट भी भेज रखे ग्रुप पे? अरे हाँ, ग्राफ के नहीं भेजे बेटा, मैं ग्राफ के भी भेज दूंगा, लेकिन ग्राफ के ना डिटेल्ड नोट्स नहीं है, मैंने जैसा तुम्हें बताया था, मतलब ग्राफ में मैं लिखूंगा कि इस टाइप से लिख दूंगा सीधा e⁻x माइनस आप इसका ग्राफ बनाओ, तो मैं उसका ग्राफ वहां पे बना हुआ नहीं है, तो मुझे सिर्फ ये लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, लेकिन मैं वो भी भेज दूंगा, कोई बात नहीं, हमने ग्राफ कर ही लिया है, वीडियो तुम्हारे पास आई तो वो भी मैं एक बार भेज दूंगा, और इसके नोट्स भी भेज दूंगा बेसिक ज्योमेट्री के, इसके नोट्स डिटेल में है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी जहाँ पे भी डाउट होता है वहां पे यू कैन गो बैक टू वीडियोस एंड यू कैन रेफर दैट। ये बड़ा अच्छा है यार, ऑनलाइन ना नई नई चीजें सीखने को अच्छा रहता है, नई चीज सीखने को मिलती है तो माइंड को। चलो लेट्स प्रोसीड।
अब मैं तुमको दो क्वेश्चन आए हुए हैं आईआईटी में इस कंसेप्ट पे। एक 5 नंबर का आया था एक बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1997 में आया था, और ये क्वेश्चन इज वाज परसीव्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन जो आईआईटी में आया है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं था कैसे करना है। लेकिन अगर तुम्हें रैशनल लाइन का कंसेप्ट है तो यू कैन डू दैट क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन मैं तुम्हें अभी घर के लिए लिखवाऊंगा, ये वाला जो था 1997 का 5 नंबर का। उसके पहले एक और क्वेश्चन आया था, तो वो क्वेश्चन भी मैं तुमसे पूछूंगा, लेकिन उसका मैं तुम्हें आइडिया दे देता हूँ। जैसे सपोज करो 4 पॉइंट होते हैं, 4 मेन पॉइंट होते हैं ट्राइंगल्स में। वो होते हैं, लेट्स से सर्कम सेंटर होता है एक। सर्कम सेंटर की जब हम बात करते हैं तो सर्कम सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि तुमको बार बार नोट चेक करने पड़े क्या क्या होता है। देन वी हैव ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके लिए एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सब सेम हो जाते हैं, मीडियन सारे सेम हो जाते हैं। देन वी हैव अ पॉइंट व्हिच इज सेंट्रोइड। Centroid is the point of intersection of medians, and then we also have another point which is in center. सर वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड सारे एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। हाँ बेटा, सारे एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। इतना सिमेट्रिक ट्रायंगल ना, वो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, वही एल्टीट्यूड होगा और वही एंगल बाइसेक्टर होगा। तो इसके सारे सेम होंगे। तो इसका मतलब है इसका इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड सारे सेम पॉइंट होंगे। तो इसके इन सेंटर का सर्कल सेंटर भी यही होगा, इसके सर्कम सेंटर का सेंटर भी यही होगा, इसका सेंट्रोइड भी यही होगा। तो इसके सारे पॉइंट यहीं पे होंगे। ठीक है, ये तो पता ही होगा सबको। यस ठीक है, ठीक है। मैं बेसिकली हम लोग ये रिवाइज कर रहे हैं सारी ज्योमेट्री, ताकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से अटैक कर सकें। नाउ अब ये जो 4 पॉइंट मैंने तुमको लिखवाए हैं यहाँ पे, आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आया था कि इन चारों में से कौन सा पॉइंट, आईआईटी का क्वेश्चन कहता है कि अगर एक ट्राइंगल है और उसके सारे के सारे वर्टिसेस जो हैं, जो सारे वर्टिसेस हैं उसके एबीसी, वो रैशनल पॉइंट दे रखे हैं। आया था ये आईआईटी में क्वेश्चन कि x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर सारे रैशनल हैं तो इन चारों में से कौन सा पॉइंट रैशनल हो सकता है। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा पॉइंट रैशनल होगा। तो एक काम करता हूं, मैं तुम्हें एक बार किसी एक पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेता हूं, बाकी तुम लोग अपने आप देख लेना क्या कौन सा रैशनल होगा। जैसे सपोज करो सर्कम सेंटर की बात करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा, एग्जांपल मिल जाएगा। जैसे सपोज करो सर्कम सेंटर की बात करते हैं, तो सर्कम सेंटर क्या होता है। सर्कम सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, जहां पे वो मिलेंगे वो सर्कम सेंटर हो जाएगा। तो सपोज करो ये पॉइंट है x2 y2 और ये पॉइंट है x3 y3 और ये पॉइंट है हमारा x1 y1। अब ये जो लाइन है BC, अब मैं BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर निकालना चाह रहा हूं, तो BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये वाला, ये निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका मिड पॉइंट पता चल जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट आ जाएगा इन दोनों का मिड पॉइंट B और C का। और सिमिलरली क्योंकि मुझे B और C दोनों पता है, तो मुझे BC का स्लोप पता चल जाएगा। अगर मुझे एक बार BC का स्लोप पता चल गया तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मुझे इसका भी स्लोप पता चल जाएगा, क्योंकि अगर BC का स्लोप m होगा तो इसका स्लोप होगा -1/m। ये क्लियर है चीजें? यस सर। तो जो ये लाइन आएगी BC का जो परपेंडिकुलर, BC का जो वो आएगा, ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन, ये रैशनल लाइन होगी। क्यों? क्योंकि ये पास कर रही है एक रैशनल पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से पास करेगी ये, तो ये वाला पॉइंट जो है ये भी रैशनल पॉइंट है, और इसका जो स्लोप है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वो भी रैशनल होगा, क्योंकि -1/m रैशनल होगा, क्योंकि m रैशनल है। तो इसका मतलब है जो इक्वेशन आएगी लेट्स से PD, तो जो PD होगी वो रैशनल लाइन होगी, PD विल बी अ रैशनल लाइन। ये चीज क्लियर है बच्चों जो बोल रहा हूं मैं अभी? यस सर। PD will be a rational line. Similarly, जो PE बनेगी, P क्या है, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी रैशनल होगा। उसी लिए वो सेम रीजन है, क्योंकि ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो इसका स्लोप रैशनल हो जाएगा, मिड पॉइंट भी रैशनल हो जाएगा, तो इसका स्लोप रैशनल है तो इसका स्लोप भी रैशनल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी लाइन रैशनल हो जाएगी। क्योंकि PE भी रैशनल है और PD भी रैशनल है, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो भी डेफिनेटली रैशनल होगा, जो कि हमारा कंसेप्ट है। तो इसका मतलब है सर्कम सेंटर रैशनल होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? ये चीज दोबारा बता दो, एक बार दोबारा बता देता हूं। देखो, हमको क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल है जिसके सारे वर्टिसेस रैशनल हैं, तो उस ट्रायंगल का इन चारों पॉइंट में से सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रोइड, इनमें से कौन सा पॉइंट इरेशनल हो सकता है।
एक काम करता हूँ, मैंने अभी तुम्हें बताया था सरकम सेंटर का, चलो फिर सारे हो जाएंगे। सरकम सेंटर के देखते हैं, ऑर्थो सेंटर का देखते हैं अब की बार। सपोज करो ये ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। तो यहां से एक एल्टीट्यूड आएगा और यहां से एक एल्टीट्यूड आएगा। तो ये जो पॉइंट है ए, x1 y1, ये है रैशनल पॉइंट। अब बी भी रैशनल है, x2 y2, और सी भी रैशनल है, x3 y3। जिन बच्चों को समझ में आ चुका है उनको मैं सरकम सेंटर का ऑलरेडी बता चुका हूं रैशनल होगा। अब मैं ऑर्थो सेंटर पे आ गया हूं। अब देखो x2 y2 रैशनल है, x3 y3 रैशनल है, तो ये लाइन है BC, इसका स्लोप भी रैशनल होगा, क्योंकि वो हो जाएगा y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2। अगर ये रैशनल है इसका स्लोप BC का, तो ये जो एल्टीट्यूड आएगा ऊपर से, एल्टीट्यूड का स्लोप क्या होगा? अगर किसी लाइन का स्लोप m होता है तो उसके परपेंडिकुलर स्लोप क्या होता है? -1/m। ये तो पता होगा, ये भी करेंगे हम लोग Yes, स्ट्रेट sir. लाइंस में। तो अगर m रैशनल आ रहा है आपका BC का स्लोप, तो AD का जो स्लोप होगा -1/m, वो भी रैशनल हो जाएगा। तो AD का जो स्लोप है वो भी रैशनल है। तो AD की इक्वेशन क्या होगी? AD इस पॉइंट से पास कर रही है A से, तो हमें पॉइंट पता है और इसका स्लोप भी पता है। तो AD की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m x माइनस x1। अब देखो m भी रैशनल है, x1 भी रैशनल है और y1 भी रैशनल है। इसका मतलब है AD की जो इक्वेशन आएगी वो रैशनल लाइन की इक्वेशन होगी। ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है तो बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, वरना फिर रिपीट करवाओगे दोबारा। यस सर। ठीक है, तो AD की जो इक्वेशन आ गई वो रैशनल आ गई। सिमिलरली ये जो दूसरा एल्टीट्यूड बना रहा हूं मैं BE, इसकी इक्वेशन भी रैशनल आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप रैशनल आ जाएगा AC का। सिमिलरली -1/m कर देंगे, इसका स्लोप भी रैशनल आ जाएगा। गेम है। अरे अपना ऑडियो बंद कर दो बेटा, ऑडियो बंद कर दो। और B भी रैशनल है तो इसकी इक्वेशन भी रैशनल लाइन आ जाएगी। तो BE भी रैशनल लाइन आ गया। अब AD भी रैशनल आ गया और BE भी रैशनल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, ये भी ऑटोमेटिकली रैशनल हो जाएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट हमको पता है कि दो रैशनल लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रैशनल होता है। क्लियर है ये वाला कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. हो गया। अब देखो सेंट्रोइड, देखो ऑर्थो सेंटर भी रैशनल हो गया, सर्कम सेंटर भी रैशनल हो गया। सेंट्रोइड नहीं हो, सेंट्रोइड भी रैशनल हो जाएगा। सेंट्रोइड तो वैसे ही रैशनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो उसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, सारे पॉइंट रैशनल है, तो ये भी रैशनल हो जाएगा, तो ये भी रैशनल हो जाएगा। तो बच गया इन सेंटर। तो इन सेंटर इज वन पॉइंट विच कैन बी इरेशनल, इरेशनल हो सकता है इन सेंटर, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट होता है, एंगल बाइसेक्टर का। और एंगल बाइसेक्टर की जब हम इक्वेशन निकालते हैं तो तुम में से अगर कुछ को याद हो तो ax प्लस by1 प्लस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ax2 प्लस by2 प्लस c2। याद है? एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते हैं तो क्या करते हैं? दो लाइनों का बाइसेक्टर की इक्वेशन जो होती है, Yes, sir. याद है कि नहीं याद है ये वाली? Yeah, yes. हाँ, तो इसका मतलब है इन सेंटर जो है एक ट्रायंगल का, अगर ट्रायंगल के सारे पॉइंट रैशनल हैं उसके बावजूद इन सेंटर जो है वो इरेशनल हो सकता है, क्योंकि ये चारों पॉइंट तो पक्का रैशनल, ये तीनों पॉइंट तो पक्का रैशनल होंगे ही होंगे। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था आईआईटी में कि एक ट्रायंगल है उसके सारे पॉइंट रैशनल है, तो इन चारों में से कौन सा पॉइंट इरेशनल हो सकता है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं आगे बढ़ूं यहां से। No, sir. चलो ठीक है। सबको क्लियर है नहीं ये? यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहा हूं मैं। नाउ अब मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आईआईटी का 5 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बच्चों को काफी मुश्किल लगा था जब आया था। अभी आंसर नहीं देना है, आप लोग इसको ट्राई करना। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है जो हमने अभी किया है रैशनल वाला तो ठीक है, वरना आपको जैसे भी सही लगे इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो। लेट सी बी अ सर्कल, ये आपको मिल जाएगा आईआईटी की जो 38 ईयर्स की किताब होती है, 1997 का है, 5 मार्क्स का। लेट सी बी अ सर्कल with center at 0, √2. Let C be a circle with center at 0, √2. Prove that maximum, prove that
at maximum two rational points, prove that at maximum two rational points can be there on the circumference of C. क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,√2 है, तो आपको ये प्रूव करना है कि इस सर्कल के ऊपर मैक्सिमम, सर्कल के सर्कमफ्रेंस से मैक्सिमम दो ही रैशनल पॉइंट हो सकते हैं, ये प्रूव करना है आपको। हो सकता है तुम में से किसी को दिख गया हो ये ऑलरेडी, जिस तरीके से हमने इसको कंसेप्ट को किया है कि उन्हें दिख जाएगा कि अच्छा ये तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये बोलना मत, बच्चों को एक बार ट्राई करने देना। Let C be a circle with center at 0,√2. We have to prove that at maximum only two rational points can be there on the circumference of C. रैशनल पॉइंट का मतलब बेसिकली वो होता है जिसके दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट रैशनल होते हैं। अगर एक रैशनल पॉइंट है आपका x, y, तो रैशनल पॉइंट का मतलब है x भी रैशनल होगा और y भी रैशनल होगा। ये होता है रैशनल पॉइंट का कंसेप्ट, डेफिनेशन। कोऑर्डिनेट्स भी बताने सर? क्या कोऑर्डिनेट? कौन कौन से पॉइंट्स पर है? क्या बोल रहे हो बेटा? कोऑर्डिनेट क्या? हाँ, कोऑर्डिनेट्स कोई भी पॉइंट है, अगर आपका P A, B है तो हम कहते हैं P इज द रैशनल पॉइंट इफ A इज रैशनल एज वेल एज B इज रैशनल। जैसे 3,2, 7.5, 9.7 ये सारे रैशनल पॉइंट है। लेकिन अगर कोई देता है √2,5 तो ये रैशनल पॉइंट हो जाएगा बेसिकली। तो इस सर्कल का सेंटर इरेशनल है, तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर सर्कल का सेंटर इरेशनल होगा तो आपको ये प्रूव करना है कि सर्कल के ऊपर दो से ज्यादा रैशनल पॉइंट नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन है, ठीक है? इसको ट्राई कर लेना सब लोग। नाउ कई बार क्या होता है, एक आपको और क्वेश्चन दूंगा मैं अभी, उससे पहले थोड़ी सी फिर कर देता हूं। कई बार क्या होता है, जैसे आईआईटी में क्वेश्चन आ जाएगा कि लेट्स से देयर इज अ सर्कल ऑफ यूनिट एरिया, देयर इज अ सर्कल ऑफ यूनिट एरिया, ठीक है? यूनिट एरिया है, सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, और उससे रिलेटेड आपको कुछ प्रॉपर्टीज निकालनी है। तो आप सर्कल को ऐसे करके मान सकते हो कि भाई सर्कल ऐसे करके है, इसका रेडियस 1 यूनिट है। या कोई बोलता है कि स्क्वायर है, कि स्क्वायर ऑफ यूनिट एरिया, अगर कोई बोलता है कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया 1 यूनिट है, तो स्क्वायर को आप एज्यूम कर सकते हो कि भाई सर्कल लेट्स से द स्क्वायर इज ABCD। यहाँ पे 0, 0 ले लो, इसको 1,0 ले लो, इसको 1,1 ले लो, इसको 0,1 ले लो, ऐसे करके ले सकते हो आप सर्कल को, स्क्वायर को, कि भाई अगर एरिया है, क्योंकि ये बेटर है ना। इसको लेने की बजाय ऐसे लो अगर स्क्वायर, तो उससे बेटर तो ये है कि ये ले लो, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो ओरिजिन को। तो इसलिए हमेशा सिमेट्रिकल फिगर लेने आप बेटर रहता है। जैसे कोई बोलता है स्क्वायर ऑफ यूनिट एरिया, तो यू कैन आल्सो टेक कि ऐसा करके ले लो, -½ हाफ हाफ और 1, इस तरीके से बना लो स्क्वायर को। तो उससे क्या होगा ना, जो क्वेश्चन करना है सिंपल हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि हमने ओरिजिन सेंटर पे ले लिया या हमने ऐसे ले लिया, ओरिजिन को यहाँ ले लिया। तो इस तरीके से हम लोग अपने ओरिजिन को अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्वेश्चंस में, ठीक है? अब मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये देखो हमने बेसिक ज्योमेट्री करी है, और बेसिक ज्योमेट्री से रिलेटेड भी आईआईटी में काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं पुराने, और अभी भी आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने तुमको ऑलरेडी दे दिए हैं, सिंपल सिंपल दिए थे पिछली बार। तो आज जो मैं क्वेश्चन तुमको दे रहा हूँ वो थोड़े से इन्वॉल्विंग है, उनमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा, इसलिए आराम से करना है इन क्वेश्चंस को। मैं अगली क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन इकट्ठे डिस्कस कर लूंगा, पहले वाले जो सिंपल सिंपल है वो भी, और ये वाले जो मैं आज दे रहा हूँ ये भी। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं ऐसा आपको अभी, अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग अपने आप ट्राई करना। ये जो कंसेप्ट मैंने बताया है कि आप स्क्वायर को ऐसे ले सकते हो या स्क्वायर को ऐसे ले सकते हो, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस क्वेश्चन में आप इस तरीके से एज्यूम कर सकते हो और करना चाहो तो। लिख रहा हूँ अगला क्वेश्चन, लेट S be a square, let S be a square of unit area, let S be a square of unit area, consider any quadrilateral, consider any quadrilateral, consider any quadrilateral which has one vertex on each side of S, which has one vertex on each side of S. तो S आपका एक स्क्वायर है और वी आर टेकिंग अ क्वाड्रिलेटरल जिसका एक वर्टेक्स S की हर साइड पे है, मतलब ऐसे करके स्क्वायर हो जाएगा एक। तो क्वाड्रिलेटरल कैन बी एनीथिंग, ऐसे करके क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, जैसे मर्जी बन सकता है क्वाड्रिलेटरल। बेसिकली हर साइड पे एक पॉइंट होना चाहिए S की। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे करके ही बना सकते हैं, जैसे ही बना सकते हैं, ठीक है? if A
B, C, and D are the lengths. A, B, C, and D are the lengths of the sides of the quadrilateral. If A, B, C, D are the lengths of the sides of the quadrilateral, then prove that A square plus B square plus C square plus D square is less than equal to 4 but greater than equal to 2. इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करना. वो बोल रहा है कि एक स्क्वायर है जो यूनिट एरिया का है. अगर यूनिट एरिया के तो उसकी साइड भी यूनिट हो जाएगी, 1 1 1 हो जाएंगे सारे. और उस स्क्वायर के ऊपर आपने कोई क्वाड्रिलेटरल ले लिया जिसकी लेंथ, साइड की लेंथ एबीसीडी है. अगर ऐसा है तो आपको ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो है आपका 2 से लेके 4 के बीच में रहेगा. मल्टीपल मेथड्स हैं प्रूव करने के. कैलकुलस भी यूज कर सकते हो, अलजेब्रा भी यूज कर सकते हो, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो ऑब्वियसली लगेगी ही लगेगी. तो इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लेना. ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन भी जो है आईआईटी का ही है. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो इसमें, अदरवाइज आई विल प्रोसीड. सर एक बार रिपीट कर दो. बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट एस बी अ स्क्वायर ऑफ यूनिट एरिया. Consider any quadrilateral which has one vertex on each side of S. If A, B, C, D are the lengths of the sides of the quadrilateral, then prove that A square plus B square plus C square plus D square is less than equal to 4 but greater than equal to 2. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि, हाँ एक बार दोबारा बता देता हूँ. क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड की लेंथ 1 यूनिट है, समझ लो. और इसके ऊपर आपने हर साइड पे एक एक पॉइंट ले लिया है. यहाँ पे लेट से पॉइंट ले लिया है, यहाँ पे लेट से पॉइंट ले लिया है, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे लेट से पॉइंट ले लिया है, और लेट से यहाँ पे पॉइंट ले लिया है. तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद, उस क्वाड्रिलेटरल की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ एबीसीडी दे रखी है क्वेश्चन में. अगर ऐसा है, और स्क्वायर की लेंथ कितनी थी? 1 यूनिट. तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ऐसा है तो आप ये प्रूव करो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो है 2 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा. हिंट दूं या खुद ट्राई करोगे? खुद कर लेंगे सर. चलो ठीक है. ओके सर, कर लेंगे सर. ठीक है बच्चों, तुम सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करना. अगली क्लास में मैं इस कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा, इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग. नाउ अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. हम इसको पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, इसलिए समझ समझ के लिख लो और समझ समझ के समझ लो. पहले समझो और फिर लिखो. बेसिक लोकस बता रहा हूं कुछ जो हमको यूज पड़ेंगे आगे क्लासेस में. सबसे पहला बेसिक लोकस, अगर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और इस तरीके से है कि एक पॉइंट है, कोई वेरिएबल पॉइंट है पी, एक वेरिएबल पॉइंट पी दे रखा है आपको, और जो वेरिएबल पॉइंट पी है वो इस तरीके से है कि एंगल ए पी बी, जो एंगल ए पी बी है वो 90 डिग्री का है. एंगल ए पी बी इज 90 डिग्री. ए एंड बी आर फिक्स्ड पॉइंट्स एंड पी इज अ वेरिएबल पॉइंट. तो अगर ऐसा है तो पी का लोकस क्या होगा भाई? बताओ, तुम लोगों को पता है ये? बोलो पी का लोकस क्या होगा? सर्कल. अगर ऐसा है तो पी का लोकस होगा आपका सर्कल. हाँ, ए बी डायमीटर हो जाएगा और पी सर्कल हो जाएगा. तो इसको ध्यान रखिएगा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको हर जगह नजर आता रहेगा. लोकस ऑफ पी विल बी अ सर्कल विद ए बी एज डायमीटर. कभी भी अगर दो फिक्स पॉइंट है और एक वेरिएबल पॉइंट है और वो एंगल 90 डिग्री है तो वेरिएबल पॉइंट का जो लोकस होगा वो हमेशा सर्कल होगा. ध्यान रखिएगा इसको. That is basic locus 1. Number 2. नोट कर लेना सर. अरे यार बेटा मैं क्या करूं, मैं ना, तुम वीडियो देख लेना यार, मैं मिटा देता हूं उसको. मैं मिटाऊंगा थोड़ा, ठीक है, टाइम दे दिया करूंगा, मैं गलती कर देता हूं. ओके सर. क्लियर है ना बच्चों? समझ में तो आ गया था? लिख ही लोगे? समझ में तो आ गया ना? लिख लोगे?
यस सर। हाँ पी Yes, ये पॉइंट sir. है, ये लिख लो बस, जो मैं यहाँ बना रहा हूँ ये लिख लो बस, लिखना भी है तो। एंगल ए पी बी इज 90 डिग्री। इफ एंगल ए पी बी इज 90 डिग्री देन लोकस ऑफ पी इज सर्कल। ये लिखना है बस। सर्कल को ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, लोकस ऑफ पी इज सर्कल। ए बी आर फिक्स्ड पॉइंट्स, ए बी विल बिकम डायमीटर। ये लिखा था बेटा, लिख ले इसको जल्दी से। अगला कंसेप्ट, अगला लोकस भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हम लोगों को ऑलरेडी पता है, फिर भी एक बार मेंशन कर देता हूं मैं। अगला लोकस था कि अगर दो फिक्स पॉइंट हैं ए और बी, अगला लोकस है ये, ए और बी फिक्स पॉइंट्स हैं और एक वेरिएबल पॉइंट है पी, पी एक वेरिएबल पॉइंट है, और ऐसे है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी इज अ वेरिएबल पॉइंट सच दैट पी ए इज इक्वल टू पी, बिल्कुल सही, सच दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो अगर ऐसा होगा तो पी का जो लोकस होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। इस लाइन सेगमेंट ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा आपका, वो पी का लोकस होगा। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आप कहीं पे भी पॉइंट ले लो तो हमेशा ए पी इज इक्वल टू पी बी आएगा ही आएगा, क्योंकि जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे दोनों को दोनों। मैंने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं कराया बेसिक ज्योमेट्री में, बट वो इतना ज्यादा हम लोग जानते हैं 10वीं में 11वीं में, 10वीं में और 9वीं में, कि हम सबको पता ही है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की। दोनों सिमिलर ट्राइंगल हमने कर लिया, सिमिलर ट्राइंगल ज्यादा थोड़ा मुश्किल पड़ता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि अगर दो फिक्स पॉइंट हैं ए और बी, तो उनका जो लोकस होगा वो अगर कोई ऐसा पॉइंट है पी, वो प्लेन में इस तरीके से मूव कर रहा है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी है, तो पी का जो लोकस होगा वो हमेशा ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। सिमिलरली एक और कंसेप्ट मैंने पिछली क्लास में कराया था, वो भी तुम लोग रिलेट कर सकते हो, इसी चीज से रिलेटेड है, वो हमने देखा भी था जब हम कर रहे थे। वो ये है कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं या दो रेज हैं, लेट्स से पी ए और पी बी, तो अगर ऐसा है और हमको हमारे पास एक या इसको रहने देते हैं क्योंकि ये लोकस में नहीं आएगा, लोकस में नहीं आएगा ये, लेकिन ये कंसेप्ट याद रखना कि पी का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, इस एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट अगर तुम लोगे तो उसका पी ए और पी बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा अगर वो एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है। ये लोकस में नहीं आएगा, लेकिन ये कंसेप्ट है बेसिक रिवाइज करने के लिए। तो इसके किसी भी पॉइंट से अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे दोनों लाइनों पे, तो उन परपेंडिकुलर्स की लाइन हमेशा इक्वल होगी। ये एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड कंसेप्ट है, लोकस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड कंसेप्ट है, जो हमने पिछली क्लास में भी देखा था। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, एक छोटी सी चीज, जैसे ये वाला जो हमने किया है ना यहाँ पे, ये काफी यूजफुल हुआ था। कैसे हो जाता है यूजफुल? कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आती है ये कंसेप्ट। कॉम्प्लेक्स में होता है कि किसी नंबर का अगर कोई नंबर है z और कोई नंबर है z1, तो z का z1 से डिस्टेंस कितना होता है? मॉड z माइनस z1। मॉड z माइनस z1 का मतलब है z का z1 से डिस्टेंस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कोई बोलता है कि एक फिक्स नंबर है z1 और एक फिक्स नंबर है z2 और एक नंबर है z जो इस तरीके से मूव करता है कि मॉड z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड z माइनस z2, इसका मतलब क्या हुआ? z का z1 से डिस्टेंस उतना ही है जितना z का z2 से डिस्टेंस है। तो इसका मतलब z कहां पे लाई करेगा? z1 और z2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ये हो गया लोकस ऑफ z, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आता है, तो इसको ध्यान रखना। बेसिकली डिस्टेंस ये कंसेप्ट है। चलो लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ रहा हूं मैं यहां से, जिसको लिखना लिख लो। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब जो अगली चीज है वो हम कोनिक सेक्शन में बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक लोकस देख रहे हैं तो ये पता होना जरूरी है। एक पॉइंट है फिक्स f1, एक दूसरा पॉइंट है फिक्स f2, एक वेरिएबल पॉइंट है p। ये जो वेरिएबल पॉइंट है p, ये इस तरीके से मूव करता है कि pf1 प्लस pf2
ध्यान से सुनना, अगर Pf1 प्लस Pf2 F1 F2 के इक्वल होगा, अगर Pf1 प्लस Pf2 F1 F2 के इक्वल होगा तो P का लोकस क्या होगा? देख के बोलो, सोच के बोलो। सपोज करो दो फिक्स पॉइंट है F1 और F2 और P एक वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है? ये है F1 और ये है F2, ये दोनों फिक्स पॉइंट है और P आपका एक वेरिएबल पॉइंट है और P इस तरीके से है कि Pf1 प्लस Pf2 जो है वो F1 F2 के इक्वल है, तो P का लोकस क्या होगा बोलो? एलिप्स। अबे सोच के बोल ले यार, स्ट्रेट लाइन। ये थोड़ी कि तूने 11th में कहीं पे पढ़ा था। अरे क्या कर रहे हो यार, सोच के बोलो। ये थोड़ी कि 11th में हमने कहीं पढ़ा था कुछ एलिप्स आता था तो ये एलिप्स हो जाएगा, ऐसे थोड़ी हो आता है। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ। F1 सोचो जरा भैया, सोच, देखो ध्यान रखो मेरी बात, खुद सोचना शुरू नहीं करोगे ना तो कुछ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे सोचने के कारण होता है सब कुछ। हाँ स्ट्रेट लाइन, अभी आता हूं मैं, पहले बता देता हूँ क्या पूछ रहा हूँ। F1 एंड F2, हाँ बिल्कुल सही है, F1 एंड F2 आर फिक्स पॉइंट्स, P इज अ वेरिएबल पॉइंट, ये दे रखा है बस और कुछ नहीं दे रखा। तो अब वो बोलता है, अब वो तीन कंडीशन दे रहा है। पहली कंडीशन वो दे रहा है कि अगर Pf1 प्लस Pf2 F1 F2 के इक्वल होगा तो P का लोकस क्या होगा? देखो अगर Pf1 प्लस Pf2 F1 F2 के इक्वल होगा तो डेफिनेटली P इस लाइन पे होगा ना यार, और कोई तरीका ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है और कुछ। ऐसा होगा P तभी तो ऐसा होगा, Pf1 प्लस Pf2 इक्वल टू Pf1 F2। क्लियर है ये चीज? यस सर। लोकस विल बी लाइन सेगमेंट। स्ट्रेट लाइन बोलना भी गलत है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग F1 एंड F2, इसको ध्यान रखना भाई। अगला, इफ Pf1 प्लस Pf2 इज लेस देन F1 F2 तो क्या होगा? सोच के बोलना। Pf1 प्लस Pf2 इज लेस देन F1 F2, बोलो। हेलो, बच्चों बोलो क्या होगा? Pf1 प्लस Pf2 अगर F1 F2 से कम हो गया तो ये पॉसिबल ही नहीं है, नल सेट। यस सर। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो अगर F1 F2 ये है और Yes, P sir. यहाँ पे है तो यहाँ ट्राइंगल बनेगा हमेशा, और जब भी ट्राइंगल बनता है तो ट्राइंगल में सम ऑफ टू साइड Pf1 प्लस Pf2 विल ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जो कि ये वाला केस है, पहले वाला केस। इस वाले केस में पॉसिबल ही नहीं है, नल सेट, दिस इज नॉट पॉसिबल। यस सर। तीसरा जो केस है वो इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि वो है हमारा एलिप्स का केस। ये पढ़ा था आप लोगों ने 11th क्लास में या 12th में, जब भी पढ़ा होगा। एलिप्स, ये है बच्चों एलिप्स, इसको ध्यान रखना। तो अगर दो पॉइंट है F1 और F2 और एक वेरिएबल पॉइंट है P जो इस तरीके से मूव करता है कि Pf1 प्लस Pf2 इज ग्रेटर देन F1 F2, तो जो P का लोकस आएगा वो आएगा एलिप्स। ठीक है? Yes, बच्चों ये चीज क्लियर है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात, तुमको भी समझ में आएगी इसकी इंपॉर्टेंस। ये इंपॉर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि आईआईटी में 8-8, 10-10, 12-12 नंबर के जो टेबल्स आती है ना, टेबल्स कि मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ दिया होता है, यहाँ पे कुछ दिया होता है, उसमें कई बार ये क्वेश्चन आए हैं जो इस कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं, और वो आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्योंकि Pf1 और Pf2 क्या है? सिर्फ डिस्टेंस ही तो है। तो क्वेश्चन दे देगा, जैसे कैसे क्वेश्चन आया तुमको आइडिया देता हूं मैं। जैसे वो क्वेश्चन दे देगा कि एक पॉइंट है -4 और एक पॉइंट है 4। अब वो कह देगा कि ये है Z1 और ये है Z2, या Z1 Z2 भी नहीं कहेगा, वो भी नहीं लिखेगा वो, तो वो कहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, और Z इस तरीके से मूव करता है कि Z -4 का मॉड प्लस Z प्लस 4 का मॉड। Z -4 का मॉड का मतलब क्या है? Z का A से डिस्टेंस, और Z प्लस 4 का मतलब क्या है? Z का B से डिस्टेंस। क्योंकि Z प्लस 4 का मतलब क्या होता है? Z प्लस 4 इज Z माइनस -4।
और z माइनस z1 का मतलब है z का z1 से डिस्टेंस, तो z प्लस 4 का मतलब हो गया z का माइनस 4 से डिस्टेंस। तो वो कह देगा z माइनस 4 प्लस z प्लस 4 इज इक्वल टू 10। ये आईआईटी का क्वेश्चन है बच्चों, एडवांस का, और टेबल में आया था तो 12 नंबर की टेबल थी वो, और ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई थी बस। इसलिए ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको मेमोरी में रखना है हमको थ्रू आउट ओवर आईआईटी प्रिपरेशन, जितने भी कंसेप्ट करा रहा हूं मैं अभी। तो उसमें आया कि z माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ z प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो इसका लोकस क्या होगा? तो अब तुमको पता है कि माइनस 4 और 4 के बीच में डिस्टेंस कितना है? 8, और z का इससे डिस्टेंस प्लस z का इससे डिस्टेंस 8 से ज्यादा है, 10 है, तो z का लोकस क्या हो गया? एलिप्स। एलिप्स। तो इस टाइप की टेबल आई हुई है आईआईटी में, मैच द फॉलोइंग में 12-12 नंबर की टेबल आई हुई है, तुम्हें दिख जाएंगी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस में। तो इसलिए ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, समझ के करना। तो पहला कंसेप्ट है ये वाला, इफ pf1 प्लस pf2 इज इक्वल टू f1 f2, तो ये हो जाएगी भाई, फिगर भी ये हो जाएगी और ये बन जाएगा। दूसरा बनेगा ये वाला, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लग सकती हैं चीजें, और तीसरा बनेगा ये वाला। ये 3 कंसेप्ट है, इनको याद रखना आप। ये सब बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आते हैं 11th क्लास की। क्लियर है ये चीज? सर अभी जो आपने केस बताया ये z1 वाला, ये तो नल सेट होगा ना? क्या होगा? नल। बेटा नल क्यों होगा? z माइनस 4 प्लस z प्लस 4 इज इक्वल टू 10, मतलब z का 4 से डिस्टेंस और z का माइनस 4 से डिस्टेंस जो है उनका सम 10 है। अब माइनस 4 और 4 के बीच में आपस में कितना डिस्टेंस है? स्ट्रेट लाइन पे ले ले, 8 यूनिट है। माइनस 4 से 4 8 यूनिट है, और z का ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस 8 यूनिट से ज्यादा है। तो अगर pf1 प्लस pf2 f1 f2 से ज्यादा हो गया तो एलिप्स हो गया ना भाई। ओके। क्लियर है ये चीज? यस सर। स्टार मार्क कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है इसलिए। सिमिलरली सर इक्वल टू नहीं, ग्रेटर क्या देन बेटा? का साइन आना चाहिए ना। कहां पे? हाँ सॉरी, नहीं, अरे बेटा तो समझ नहीं रहा, यहां पे इक्वल टू आएगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि z का जो डिस्टेंस है 4 से और माइनस 4 से वो 10 है, तो 10 का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 8 हो गया ना यार। ठीक है। हाँ, ग्रेटर देन 8 का मतलब 10 हो गया ना। क्लियर है ये चीज? ये तुम लोग देख लेना, तुम्हें Yes, कॉम्प्लेक्स नंबर वाली किताब में दिख जाएंगे क्वेश्चन। हम लोग करेंगे ये सारी चीजें डिटेल में करेंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट है ये, तो ये समझते चले जाओ आराम से। और अभी मैं यही कर रहा हूँ क्योंकि ना ऑनलाइन में ना क्वेश्चंस कराने क्लास में पॉसिबल नहीं है। जब तुम लोग मुझसे मिलोगे, हम लोग मिलेंगे तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे मिलके, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें घर के लिए दे देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देके बैठ जाऊँ, पता चला बच्चा घूमने चला गया बाहर, कोई कुछ करने चला गया, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, बाद में डिस्कस कर लेते हैं क्लास में। इससे मिटा रहा हूँ भाई मैं। चलो अगला कंसेप्ट भी इसी से रिलेटेड है, वो हाइपरबोला से रिलेटेड है, ये एलिप्स से रिलेटेड था। उसमें आ जाता है वही चीज, f1 f2 फिक्स पॉइंट है, इसको भी याद करना है हम सबको। ये 6 रिजल्ट बनते हैं, 3 एलिप्स के करे हैं हमने, 3 हाइपरबोला के आएंगे। अब ये 6 रिजल्ट बनते हैं, इन 6 रिजल्ट को याद करना है। ये 6 रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी यूज होते हैं। f1 f2 फिक्स पॉइंट, p वेरिएबल पॉइंट, f1 f2 and p is somewhere. पहला रिजल्ट, if p f1 डिफरेंस माइनस पी f2, ये माइनस नहीं लिखते हैं, इसको डिफरेंस लिखते हैं इस तरीके से, क्योंकि इसका मतलब होता है कि जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा दो, आप बड़े में से छोटे को घटा दो, तो pf1 और pf2 का जो डिफरेंस होगा, और कभी भी आपको दिखे a ये, तो इसका मतलब होता है a डिफरेंस b विच इज सेम एज मॉड a माइनस b, क्योंकि मॉड a माइनस b हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर है ना ये चीज बच्चों को? हाँ ठीक है, ठीक है सर। तो pf1 डिफरेंस pf2, अगर ये चीज एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको, तो इसको बाद में कराता हूं। इफ pf1 pf2 इज इक्वल टू pf1 माइनस p डिफरेंस pf2 इज इक्वल टू f1 f2, तो क्या होगा p का लोकस? जरा सोच के बोलना, सोच के बोलना, दोबारा मत बोलना कि ये हाइपरबोला होगा। सोचो जरा क्या बोल रहा हूं। pf1 और pf2, ये f1 है सपोज करो, देखो समझो, और ये f2 है, तो pf1 और pf2 का डिफरेंस pf1 माइनस pf2
इज इक्वल टू F1 F2। क्या मतलब हुआ? P यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे P होगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा PF1 और ये हो जाएगा PF2। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? F1 F2। क्लियर है ये चीज? यस सर। ऐसे ही P यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि अगर P यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा PF2, ये हो जाएगा PF1, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा F1 F2। तो इफ PF1 डिफरेंस PF2, ये डिफरेंस है, PF1 डिफरेंस ये डिफरेंस है, इसे ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो इफ PF1 डिफरेंस PF2 इज इक्वल टू F1 F2, देन लोकस ऑफ P इज line segment other than F1 F2, लाइन सेगमेंट अदर देन F1 F2। क्या मतलब हुआ? F1 F2 के अलावा जो पोर्शन बच गया वो हो जाएगा P का लोकस, अगर PF1 और PF2 का डिफरेंस F1 F2 के इक्वल है। ये बन जाएगी फिगर F1 F2 ये। तो P विल बी लाइन सेगमेंट अदर देन F1 F2। ये पूरी की पूरी, ये पूरा का पूरा लोकस हो जाएगा, ये पूरा P का लोकस हो जाएगा अगर ये रिजल्ट होता है तो। सेकंड रिजल्ट, यही चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लगा सकते हैं हम, Z माइनस Z1 करके। दूसरा रिजल्ट आता है इफ PF1 डिफरेंस PF2 इज ग्रेटर देन F1 F2। इफ PF1 डिफरेंस PF2 इज ग्रेटर देन F1 F2, उस केस में हो जाएगा नल सेट। नल सेट पॉसिबल ही नहीं है ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये F1 है और ये F2 है, अगर तुमने कहीं पे भी P लिया तो ये PF1 बना और ये PF2 बना। तो ट्राइंगल में हमेशा डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड, लेसर देन द थर्ड साइड। जैसे हम ट्राइंगल में करते थे ना, क्या करते थे? A प्लस बी इज ग्रेटर देन C। इसका मतलब क्या हुआ? C माइनस बी इज लेस देन A। तो डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। इसमें क्या कह रहा है? ये डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ये चीज क्लियर है या बताऊं और ज्यादा? क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर PF1 डिफरेंस PF2 F1 F2 होगा, ग्रेटर देन F1 F2 होगा, तो नल सेट हो जाएगा, देयर विल बी नो लोकस। थर्ड रिजल्ट इज द इंपॉर्टेंट वन, दैट इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। वैसे तो वी नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। इफ PF1 डिफरेंस PF2 is less than F1 F2, then the path that P will trace will come out to be a hyperbola। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ये बनेगा P का लोकस। तो इन 6 रिजल्ट को आपको याद रखना है, ये आपकी मेमोरी में होने चाहिए। 3 हाइपरबोला के और 3 एलिप्स के। ये सब बेसिक फंडामेंटल लोकस है जिनकी हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पढ़ाई में बार बार जरूरत पड़ती रहेगी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं थोड़ी देर में आगे बढ़ूंगा। चलूं आगे? यस सर। ठीक है बच्चों, एक काम करता हूं, एक छोटा सा लोकस और करा लेता हूं। ये आपको फिजिक्स में भी आता है वैसे तो, बट फिर भी एक स्टेयर केस है, वो ऐसे खड़ी हुई है। जैसे सपोज करो कोई ऐसे, अगर स्टेयर केस खड़ी हुई है, ये वॉल्स है, ये भी वॉल है और ये भी वॉल है, और ये पॉइंट है A, लेट्स से 0, A, और ये पॉइंट है B, लेट्स से B, 0। ध्यान से सुनना आप जो बताने वाला हूं। इस अब सपोज करो ये जो पॉइंट A है, ये यहां से इस तरफ ऐसे स्लाइड करने लगी, जो लैडर है आपकी ये स्लाइड करने लगी इस तरीके से, तो पॉइंट B नीचे आएगा। ठीक है, तो ये जो लैडर है इसका हर पॉइंट जो है कोई पाथ ट्रेस करेगा। ठीक है ना ये चीज? यस सर। तो इस लैडर का, इसको ध्यान रखना हमेशा, ये फिजिक्स में भी काम आएगा तुम्हारे। इस लैडर का जो मिड पॉइंट होगा C, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? A/2, B/2। लेटर की लेंथ मान लो L। अगर लेटर की लेंथ L है तो हमारा हो जाएगा L² = A² + B², क्योंकि ये लेंथ हो गई A, ये लेंथ हो गई हमारी B। ठीक है, तो L² = A² + B²। तो इस लेडर का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, जब ये लेडर नीचे गिरनी शुरू होगी इस तरीके से, तो लेडर का जो मिड पॉइंट होगा वो जो पाथ ट्रेस करेगा वो होगी सर्कल। ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं अभी।
लेडर का जो मिड पॉइंट होगा उसका जो लोकस होगा, वो जो पाथ ट्रेस करेगा वो होगा सर्कल। मिड पॉइंट के अलावा जितने भी पॉइंट होंगे इस लेडर के ऊपर, कोई भी पॉइंट, वो सारे के सारे पॉइंट जो पाथ ट्रेस करेंगे वो होगी एलिप्स। क्यों होगा, प्रूव कर देते हैं। सपोज करो लेडर के मिड पॉइंट का लोकस निकालते हैं कि लेडर का मिड पॉइंट क्या पाथ ट्रेस करेगा। तो h है a/2 और k है b/2, ये लेडर का मिड पॉइंट है। अब ये लेडर गिरने लगी नीचे, l स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो a कितना हो गया 2h, b कितना हो गया 2k। इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। दैट मीन्स h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर बाय 4। तो लोकस क्या हो गया h और k का, सेंटर का, अगर ये गिरेगी तो ये हो जाएगा विच इज अ सर्कल। तो कभी भी कोई लेडर है और वो ऐसे स्लाइड कर रही है तो जो मिड पॉइंट है उसका लोकस सर्कल आएगा। अब देखो सपोज करो यही लेडर है, ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ a,0 पॉइंट a, ये मैं ले रहा हूँ b 0,b,0, सॉरी ये 0,a होगा। अब सपोज करो इस लेडर की लेंथ l है। अब सपोज करो इस लेडर का, एक लेडर के ऊपर एक पॉइंट है विच इज इन द रेशियो ऑफ 2:1, ऐसे करके ले लो 2:1। तो अगर ये पॉइंट 2:1 हो जाएगा तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, सेक्शन फार्मूला से निकल जाएंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2 × 0 + 1 × b डिवाइडेड बाय 2 + 1 विच इज 3, 2 × a + 1 × 0। क्या बेटा, a,0 हाँ ठीक है, उल्टे ले लिए मैंने पॉइंट, a,0 और 0,b, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी उस हिसाब से चलेगा। हाँ, तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सेइंग कि लेटर पे हमने 2 पॉइंट ले लिए। अब मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ p जो 2:1 में डिवाइड कर रहा है इस लेटर को, और a जो है मेरा, ये पॉइंट हो गया मेरा a,0 और ये पॉइंट हो गया मेरा b 0,b। तो पॉइंट p क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट p जो है सेक्शन फॉर्मूला से निकल जाएगा 2 × ये 1 हो गया 2 × a + 1 × 0 बाय 2 + 1 विच इज 2a/3, 2 × 0 + 1 × b/3 विच इज b/3। ये क्लियर है। यस तो अब क्या दे रखा है, अब हमको दे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। अब मान लो कि पॉइंट p जो है जब वो मूव करना शुरू करेगा, जब ये लेडर नीचे गिरनी शुरू होगी तो पॉइंट p ऐसे करके मूव करना शुरू करेगा। तो पॉइंट p को ले लो, h वेरिएबल पॉइंट है, वो मूव करेगा तो h इक्वल टू a/2 a/3 हो जाएगा शुरू में, और k इज इक्वल टू b/3 हो जाएगा जब ये मूव करना शुरू करेगा। बस, तो a कितना हो गया, a हो गया 3h/2 और b कितना हो गया 3k। इनको उठा के यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा आपका 9h² + 9k² इज इक्वल टू l स्क्वायर। ये बच्चों एलिप्स की इक्वेशन है। अगर तुम h और k को इसमें x और y से रिप्लेस कर दोगे तो दिस विल बिकम एलिप्स। तो ये ध्यान रखना, ऐसे करके अगर लेडर खड़ी है तो जो लेडर का मिड पॉइंट है वो जो पाथ ट्रेस करेगा, अगर ये लेडर गिरने लगी वो होगा सर्कल। इसके लेडर के मिड पॉइंट के अलावा जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे जो पाथ ट्रेस करेंगे वो होगा एलिप्स। ये आया होगा मेरे ख्याल से तुम लोगों का मोशन, स्ट्रेट लाइन में मोशन में, फिजिक्स में आ जाएगा बाद में। हमने तो किया था ये अपने टाइम में, आईआईटी में था ये, मतलब मुझे याद है कि मैंने फिजिक्स में किया था इस चीज को। चलो क्लियर है ये चीज। यस सर। तो ये बच्चों हमने कुछ बेसिक लोकस देखे, ये हमने कुछ बेसिक लोकस देखे। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, मैंने तुमको ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन दे दिए हैं घर के लिए। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना। इसमें सारे कंसेप्ट लग जाएंगे जो हमने करे हैं बेसिक ज्योमेट्री के। O 0,0, A 2,3 and B 1,1/√3 are vertices of triangle OAB। एक ट्रायंगल है OAB, उसके वर्टिसेस दे रखे हैं आपको। Let R be the region, let R be the region consisting of all those points, P. Let R be the region consisting of all those points P, inside triangle OAB। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से करना समझ के।
let R be the region consisting of all those points P inside triangle OAB, for which DPOA is less than equal to is less than equal to minimum of DPOB, DPAB। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा इसमें, ट्राई करना। वेयर DAB means distance of A from B, ये ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, let O, A and B 0, 0, 2, 3 and 1, 1/√3 are vertices of triangle OAB. Let R be the region consisting of all those points P inside triangle OAB for which DPOA is less than equal to minimum of DPOB, DPAB, where DAB means distance away from B. Then sketch region R, and find its area। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा along with other questions। एक सर्कल वाला दिया है मैंने, एक मैंने दिया है स्क्वायर वाला यूनिट एरिया वाला, और एक मैंने दिया है एरिया वाला, ट्रायंगल का एरिया वाला। तो एक ट्रायंगल का एरिया था जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दे रखा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 वाला। एक ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था 0,√2 का सर्कल है, उसके ऊपर 2 रैशनल पॉइंट हैं, एक ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था एक स्क्वायर है, उसके अंदर ABCD करके 4 साइड बन गई हैं, ABCD की वैल्यू पता करनी है। एक ये क्वेश्चन था, और एक ये क्वेश्चन आपका ये वाला है DPOA वाला। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। चारों क्वेश्चन अच्छे हैं मेरे हिसाब से। तो इन चारों क्वेश्चन में ये 4 क्वेश्चन प्लस प्रीवियस 4 क्वेश्चन जो पिछली क्लास के थे, छोटे छोटे 4 क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। तो इनको मैं अगली क्लास में टेकअप करूंगा, और बेसिक लोकस के जो मैंने कंसेप्ट्स कराए हैं उनको ध्यान रखिएगा। अगली जो क्लास होगी, मैं इसको रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूं। लिख लिया सबने ये चीजें? यस सर। यस Yes, सर। ठीक है, Yes, मैं sir. स्क्रीन को अनशेयर कर दूं, हटा दूं स्क्रीन को? यस सर। ठीक है बच्चों, तो मैंने अब आपको सारे क्वेश्चन दे दिए हैं। ठीक है, एक मिनट, ये कुछ यहाँ पंगा हो गया। तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी Yes, sir. सर आ रही है। अरे मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन ये कहाँ चला गया? ये मिनिमाइज हो गया मुझे लग रहा है। एक मिनट, मीटिंग रिकॉर्डेड अपकमिंग होम। मैं बैक कर ही नहीं पा रहा यार, ये बैक ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो गया इसमें। एक मिनट, मैं इसको दोबारा उसमें आता हूँ, जूम में। यस, ठीक है। तो मैं बेसिकली ये बोल रहा था कि ये 4 क्वेश्चन पिछले वाली क्लास के हो गए, और 4 क्वेश्चन ये वाले हो गए। हाँ, आ गए ये 4 क्वेश्चन पिछली वाली क्लास के हो गए, और 4 क्वेश्चन ये वाले हो गए। तो तुम लोगों को मेरी वो दिख रही होगी मेरे ख्याल से, वो मेरा कैमरा दिख रहा होगा ना तुम लोगों को इस समय? हाँ, वीडियो दिख रहा होगा। हाँ, तो ठीक है बेटा। तो यही बोल रहा था बस मैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब रोक देता हूँ इस क्लास को। तुम कहो तो 4 क्वेश्चन करा दो, तुम्हें पिछले वाले, ये अगली क्लास में करा दूं 8 इकट्ठे। वाले करा दो सर। किसी को कुछ पूछना है इस क्लास से रिलेटेड तो अगली क्लास में पूछ लेना, वीडियोस देख लेना, वो आ जाएगा नेट पे, मैं लिंक भेज दूंगा। बाकी किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, अदरवाइज आई विल वाइंड ऑफ द क्लास। 25 बच्चे हैं, तो काफी सारे बच्चे नए भी आए हैं मेरे ख्याल से। वेलकम ऑल ऑफ यू टू सुपर 30। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, हम लोग बेसिक ज्योमेट्री कर रहे हैं। नाउ वी विल स्टार्ट स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो आप लोग पढ़ के रखना स्ट्रेट लाइंस, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के रखना, स्ट्रेट लाइन सर्कल वगैरह, उसके बाद हम लोग करेंगे। हाँ, पूछो बेटा, क्या पूछ रहे हो? सर वो 6। ठीक है, तो आई एम डिस्कसिंग दैट 6 साइड वाला जो ट्राइंगल था वो वाला क्वेश्चन, सिर्फ वही कर रहा हूँ, बाकी नहीं डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है,
तो इसमें क्या है बच्चों, देखो देखो इसमें क्या है, इसमें था कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के, लेकिन सिंपल तरीका जो है उस तरीके से करा लेता हूं मैं तुम्हें। क्वेश्चन ये है कि ये ट्रायंगल है, इसमें 3 मीडियन बनेंगी। तो एक मीडियन ये रही, एक मीडियन लेट्स से ये रही, और एक मीडियन ये रही, ये 3 मीडियन बन गई। तो लेट्स से ए बी सी, और ये जी हो गया हमारा सेंट्रॉइड। तो क्वेश्चन ये था कि इसमें जो 3 मीडियन बनी है, 3 मीडियन ने जो 6 ट्रायंगल बनाए हैं छोटे छोटे, क्या उन 6 ट्रायंगल का एरिया सेम है या अलग अलग है? एक काम करते हैं, देखो ध्यान से सुनना और तुम्हें मजा भी आएगा देख के कि अरे कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो, ये जो लाइन है ए डी, ये एडी जो है बीसी की मीडियन है, एबीसी की मीडियन है, बीसी को मिड पॉइंट पर डिवाइड करती है। अगर इसका मतलब क्या हुआ, डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब डी अगर बीसी का मिड पॉइंट है तो ट्रायंगल बी जी सी, ये जो छोटा ट्रायंगल है, बीजीसी ट्रायंगल के लिए भी जीडी जो है, जीडी वो मीडियन हो गई बीसी की। क्लियर है ये चीज? अब देखो ये ट्रायंगल है और ये मीडियन है, तो ट्रायंगल में ए बी सी डी, इसका जो एरिया होगा एबीडी का एरिया, वो एडीसी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हाइट सेम है और बेस भी इक्वल है। ये क्लियर है कि दोनों का एरिया सेम होगा? यस सर। तो अगर जीबीसी ट्रायंगल देखो तुम, जीबीसी, तो जीबीसी में जीबीडी का एरिया और जीडीसी का एरिया इक्वल होगा। लेट्स से इसका भी एरिया एक्स है और लेट्स से इसका भी एरिया एक्स है। ये क्लियर है? इन दोनों का एरिया मैंने एक्स लिख दिया। यस सर। सिमिलरली अब देखो एजीसी में ये जो लाइन है जी वाली, ये मीडियन है, ये मिड पॉइंट है, तो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये अगर वाई होता है तो ये भी वाई होगा, इन दोनों का एरिया सेम होगा। सिमिलरली अगर मैं इसको जेड ले लूं तो ये भी जेड हो जाएगा। ये क्लियर है? बस हो गया क्वेश्चन। पहले ये बताओ, ये सबको क्लियर है ना ये फिगर जो बनाई है मैंने? यस सर। बस अब हो जाएगा बच्चों, ये अब हो गया, अब हो गया ये। अब क्या करना है इसमें? अब हम कहेंगे, अब देखो एबीडी का एरिया होगा एसीडी के इक्वल। एरिया ऑफ एबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एसीडी। क्यों? क्योंकि एडी मीडियन है, मीडियन हमेशा एक ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, दोनों के एरिया इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एबीडी का एरिया कितना है? 2z। एबीडी का एरिया है 2z प्लस एक्स। पूरा लिख लेते हैं, 2z प्लस एक्स। हाँ 2z प्लस एक्स। तो 2z प्लस एक्स विल बी इक्वल टू एसीडी का एरिया 2y प्लस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, z इज इक्वल टू एक्स, z इज इक्वल टू y, z इज इक्वल टू y। तो z को y से रिप्लेस कर दो, तो जहां जहां पे भी z है उसको लिख दो y, z इक्वल टू y आ गया। अब देखो इसका एरिया ए बी का एरिया कितना है 3y, और बी सी का एरिया कितना है 2x प्लस वाई। इसका मतलब क्या हो गया, y से y कट गया, यहां बच गया 2y, तो y इज इक्वल टू x, तो y भी x हो गया भाई। तो सब कुछ सेम हो गया, क्वेश्चन हो गया। क्लियर है ये? इसको ध्यान रखना। इसका मतलब ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका मतलब बेसिकली ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, एक ट्रायंगल के अंदर जो मीडियंस होती हैं, 3 मीडियंस, सेंट्रोइड जो है बेसिकली किसी भी ट्रायंगल को 6 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है जिनका एरिया इक्वल होता है। ये कंसेप्ट है। तो कोई भी सेंट्रोइड किसी भी ट्रायंगल में, अगर तुम एक ट्रायंगल में सेंट्रोइड बनाओगे तो वो जो सेंट्रोइड होगा वो सब इक्वल एरिया के ट्रायंगल्स में ट्रायंगल को डिवाइड करेगा। 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। क्लियर है ये चीज? सर हम इसमें कोई भी दो छोटे ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं? जैसे y और x को सिमिलर प्रूव करना हो तो? नहीं सिमिलर नहीं है बेटा, सिमिलर नहीं है, कंफ्यूज मत हो। सिमिलर नहीं है, वो कोई सिमिलर नहीं है। ट्रायंगल डिपेंड करेगा ट्रायंगल कैसे है, सिमिलर नहीं बोल सकते हो तुम इसके अंदर। बस ये है कि उनका एरिया इक्वल होगा, सिमिलर नहीं बोल रहा हूं मैं। मैंने ये बोला है कि जैसे ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसमें ये मीडियन है, तो ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है पॉइंट। तो अगर ये मीडियन है तो एबीडी का जो एरिया होगा वो एडीसी के इक्वल होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि दोनों के बेस सेम है और हाइट भी सेम है ट्रायंगल की। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस सेम है तो दोनों के एरिया इक्वल होंगे। तो जो मीडियन होती है वो एक ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, सिमिलर में डिवाइड नहीं करती है। सिमिलर नहीं आएगा यहाँ पे,
अब सपोज करो ट्रायंगल तुम्हारा ऐसा हो जाए अजीब सा, बिल्कुल अजीब सा ट्रायंगल ले लो इस टाइप का, तो इसमें जो मीडियन है वो सिमिलर ट्रायंगल में थोड़ी डिवाइड कर रही है भाई, सिमिलर नहीं होगा, सिमिलरिटी का कंसेप्ट नहीं है कि देखो ये मीडियन है, ये ट्रायंगल सिमिलर थोड़ी है, नहीं है सिमिलर, एरिया इक्वल होगा लेकिन उनका। क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बेसिकली 5